लास्ट में हम लोग शायद चार्जिंग पढ़े थे, आवेशन ना। चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं? कौन कौन? तीन मेथड होते हैं ना। पहला कौन सा था? एक घर्षण द्वारा, रबिंग मेथड, रगड़ के। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। और तीसरा चालन द्वारा आवेशन, यही था ना। मतलब अगर एक आवेशित वस्तु है उसको क्या करो, किसी दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लगा दो, तो उसके चार्ज उस पे चले जाते हैं और वो भी चार्ज हो जाता है। यहाँ से हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है कूलॉम के नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या नियम दिया है और किसके लिए दिया है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पे। कूलम्स लॉ में ये है कि देखो, अगर आपके पास अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, दो बिंदुवत आवेश हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश है, पॉइंट साइज का बहुत ही छोटा, और ये चार्ज है हम लोगों का Q1, और इससे कुछ दूरी पर स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज और है जिसका वैल्यू है Q2। तो इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या विकर्षण का एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अगर दोनों सिमिलर होंगे तो क्या होगा? विकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस प्लस में होगा तो विकर्षण होगा, माइनस माइनस है तो विकर्षण होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा। तो ये तो डिसाइड होगा कि आकर्षण या विकर्षण ये प्लस है या माइनस है, लेकिन जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, कितना जो है सो कि एक दूसरे पर ये बल लगाएंगे, वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ हमें एक फॉर्मूला देता है। कूलम्स लॉ बताता है, वो ये बताता है कि जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कहते हैं बेसिकली, आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। बोलिए मेरे साथ, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। ये दोनों चार्ज रेस्ट में है, एक का वैल्यू है Q1, यहाँ पे है Q2। इसका भी क्वेश्चन देंगे तो आगे आएगा। जैसे मान लो मैंने दिया यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम दे दिया, बीच का कुछ डिस्टेंस दे दिया, वैल्यू आ जाएगा। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कहा गया है कि ये जो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब चार्जेज जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उसके मल्टीप्लिकेशन से जो है सो कि ये क्या होगा, आपका फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप एक आवेश को दोगुना कर दो तो फोर्स दोगुना हो जाएगा। एक को स्थिर रखो, एक को दोगुना कर दो तो दोगुना हो जाएगा। यहाँ चार्जेस का वैल्यू 4 गुना कर दो तो वो 4 गुना हो जाएगा फोर्स। ये 8 गुना कर दो तो 8 गुना हो जाएगा। अगर इसको आप दोगुना कर दो, इसको भी दोगुना कर दो, तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों के गुणनफल के समानुपाती है, आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, दोनों के, सिर्फ एक के समानुपाती नहीं कहा जा रहा है कि जो फोर्स इनके बीच लगेगा वो जैसे कि Q1 के समानुपाती है या Q2 के, नहीं नहीं, दोनों के गुणनफल के समानुपाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एवं दूसरा ये है कि जो है सो कि जो ये फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है, उसके स्क्वायर के। अगर इनके बीच की दूरी r है तो उसके स्क्वायर करो और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा कम। ठीक है। और कितना से कम होगा, तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है ये। अगर मैं क्या करूँ, ये बीच का दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, और मैं इसको कर दूँ, ये चार्ज को पकड़ के यहाँ ला दूँ, 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, तो पता है क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस बीच का 2 गुना कर दूँ, 5 से 10 करने का मतलब कितना गुना बढ़ा दिया? 2 गुना कर दिया दूरी। तो अगर मैं 2 गुना बढ़ा दूंगा तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 गुना वो कम हो जाएगा। आई बात समझ में? पहले जो फोर्स रहेगा उसका 1/4 हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देता हूँ, यहाँ स्क्वायर का ये मतलब है, ध्यान रखिएगा।
तो ये दोनों को कंबाइन कर दो आप एक साथ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। आई बात समझ में? यहाँ पे जो समानुपाती है उसको हटाओ, और एक यहाँ पे एक समानुपातिक नियतांक आता है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, और उसको हम बोलते हैं K। इसका नाम है कूलम्स कांस्टेंट। क्या नाम है? बोलिए जोर से थोड़ा। कूलम्स कांस्टेंट F बराबर K, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और ये हो जाएगा का R स्क्वायर। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन टाइप का देखा देखा लगेगा। 11th में आपने अगर अपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ी है तो उसी टाइप का लगेगा। यहाँ पे आप मास को बोला करते थे गुरुत्वाकर्षण में, यहाँ डिस्टेंस ही था, और यहाँ पे कैपिटल G आया करता था। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसी टाइप का ये देखने को आपको लगेगा। तो ये कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि अगर दो बिंदुवत आवेश, दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है स्थिर विद्युत बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान रखना होता है। और वही चीज मैंने मैथ्स में थोड़ी सी कर दी, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे समझनी है हम लोगों को। तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो गया, ये R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अच्छा, ये फोर्स को फाइंड करेगा तो फोर्स का मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन होता है। ये जो हम लोगों का K दिख रहा है ना, इसके विषय में ज़्यादा आपको अभी डिटेल नहीं करना, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल करेंगे। वैसे आपको जो है सो कि ये जो K है, कूलम्स कांस्टेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग बोल रहे हैं कूलम नियतांक, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम नियतांक ऐसा कुछ। इसका मान आपको फिलहाल याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, 9 गुने 10 का पावर 9। क्या याद रखोगे? 9 गुने 10 का पावर 9, ऐसा कुछ। और इसके यूनिट भी फाइंड कर लो। मात्रक निकालना चाहो तो देखो यहाँ से F बराबर K, बोलना जरा क्या था, Q1 Q2 बटा, वेरी गुड। तो मुझे ना इसका मात्रक चाहिए, तो सबको उधर लेके जाओ। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर तो दूरी था ना बीच का, दूरी का मात्रक बताओ? मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर इधर बटा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और फिर ये क्यू, क्यू तो चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम होता है, मल्टीप्लाई होगा कूलम स्क्वायर। लेकिन ये इधर जाएगा तो बटा में आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, पर कूलम स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो, हाँ या ना? तो के का यूनिट ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है आपका कूलम नियतांक है, 9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू है। यूनिट के साथ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ पे एक चीज और है, ये जो आपका के है, ये जो कूलम कांस्टेंट है, जो के का वैल्यू है, इसका वैल्यू ये जो 9 इंटू 10⁹ आता है, ये कहाँ से आता है? इसकी अपनी एक स्टोरी है, अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। परमिटिविटी जिसका नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। देखो ये मैंने ई लिखा ना, इसको आप सभी लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे बोलो? एप्सिलॉन ऐसे पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, ई जैसा है। ठीक है, ई नहीं पढ़िएगा, इसको एप्सिलॉन पढ़िएगा। ठीक है, और जो नीचे मैंने ये जीरो लगाया है ना, इसको नॉट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ठीक है, वो किसका सिंबल है, नॉट क्यों लगा रहे हैं, उन सब की कहानी मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ध्यान से सुनिएगा, 1/1 जो है सो कि 4 पाई, पाई का मान तो आप जानते हो, 3.14 या 22/7, जो भी यहाँ पे रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल 3.14 रख देता हूँ। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अभी से अगर याद रख सको तो आपके लिए आसान हो जाएगा, टेस्ट वगैरह होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कर सकते हो, टिक आउट कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप याद ही कर लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, सुनाई दिया आपको? इसके भी यूनिट की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे। एक बार तो इसका डायमेंशन जेई में पूछ लिया गया था, जेई मेंस में पूछ लिया गया था। तो ठीक है, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में आ जाएगा सब। तो इसके वैल्यू आप याद रखना, बड़े काम का चीज़ है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12।
ठीक है। ये जो वैल्यू आता है ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट इतना नहीं आता, लेकिन हम लोग जो है सो कि एक्यूरेट लगभग जो है सो कि इसको इतना लेके चलते हैं। ये पूरा आप कैलकुलेट करोगे ना तो यही कैलकुलेट करके आ जाता है कितना, 9 इंटू 10⁹। ये के का वैल्यू होता, ये इसका फॉर्मूला यहाँ से आता है 1/4πε0। ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन क्या है नॉट तो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है परावैद्युतता, हाँ नहीं है वो, उसमें ना वो बेसिकली ऐसे होना चाहिए, द या होता है ना, आधा द या जुड़ता है तो जैसे ये विद्युत लिखा गया ना वैसा ही वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। बेसिकली से विद्यालय में लिखते हो ना, वो टाइपिंग में एरर है, तो वो पढ़ेंगे परावैद्युतता। क्या पढ़ेंगे, परावैद्युतता ऐसा, या विद्युतशीलता, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो आप। इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी थोड़ा सा परमिशन टाइप का लगता है, जैसे कहने का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पे आ रहे हो और सामने मान लो नीचे मैंने किसी गेट पे गार्ड लगा दिया, तो वो आपको जो है सो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपसे पूछेगा, आपका आई कार्ड चेक करेगा, और जो है सो कि आई कार्ड होगा तो आपको आने देगा, आई कार्ड नहीं होगा तो नहीं आने देगा। तो परमिशन टाइप का देने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा उसी सेंस में हम लोग समझेंगे कि ये परमिटिविटी क्या चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में पहले बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास दो पार्टिकल है, दो बॉडीज हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा समझना, ये दो ब्लॉक है मेरे पास, इसका जो मास है m1, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, m1 m2, इसके बीच का डिस्टेंस। अच्छा एक और बात सीखो, दूरी जब भी लेना है ना तो कोई भी वस्तु के सेंटर से लेना है। समझ आया। मैं अब अगर आपसे पूछ दूं कि यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉक है इसको मैं सटा देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इससे और इसकी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो आप जीरो नहीं बोलोगे। समझ आया। इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप जीरो बोलोगे तो फिर गड़बड़ है। आप पृथ्वी के सरफेस पे रहते हो, मैं आपसे पूछूं पृथ्वी से कितनी दूरी है आपकी, आप जीरो नहीं बोलोगे। ग्रेविटेशन के केस में, कूलम्स लॉ के केस में जब आप फॉर्मूला वगैरह लगाते हो तो बीच का डिस्टेंस जो आपको पुट करना होता है, तो ध्यान रखना एक बॉडी के सेंटर से, एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र तक जाते हैं, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सेंटर होगा ना, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा। समझ आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है सो कि मैं ये कह रहा था कि ये दो वस्तु हैं, दोनों का ये सेंटर है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर लेना है, ये बीच की दूरी r हो गई। तो अब इनके बीच जब आप ग्रेविटेशनल का फोर्स पढ़ते हो ना, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, कैपिटल G मास m1 इंटू मास m2, बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। ठीक। यहाँ पे जो ये g होता है इसका कोई फॉर्मूला 1/4πε0 टाइप का तो नहीं बताया जाता। यहाँ पे जो g होता है हमने एक वैल्यू याद किया है, वो सबको याद होगा आई होप, 6.67 इंटू 10⁻11। और इसका मात्रक क्या है बताओ जरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, वही यहाँ पे चार्ज है तो कूलम स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ मास है दोनों तो क्या आ रहा है, केजी स्क्वायर, बाकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दोनों में देखो सेम ही चीज है, हाँ या ना। अब एक चीज सोचो थोड़ा सा, ये जो g का वैल्यू है ना, सुनो ध्यान से, ये जो g का वैल्यू है ये चेंज नहीं करता, ये इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक। मतलब ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी दो छोटे चीज ले लो, बड़े चीज ले लो, कोई दो प्लैनेट ले लो, कहीं से कुछ भी आप ले लो, उन दोनों के बीच जो फोर्सेस लगते हैं, इसके बीच में क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात समझ में। ठीक है। जैसे अभी आप ग्राउंड में कहीं खेलने जा रहे हो, सही बात समझ में, तो बहुत सारे लोग आपको गेट वे मिल जाएंगे आते जाते, चाहे कोई ऐसा आपको ऐसे परमिशन टाइप का देने टाइप का नहीं है। अभी हाई स्कूल ग्राउंड में आपको किसी को क्रिकेट खेलने का मन हो जाए, खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, उसमें प्रवेश लेने के लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो इनके बीच जो मास के कारण जो फोर्स लगता है, द्रव्यमान के कारण जो फोर्स लगता है, बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको आप कहते हो, ग्रेविटेशन का फोर्स, वो इसके बीच में कौन सा मीडियम आता है, कौन सा माध्यम आता है, मतलब बीच में हवा है या बीच में पानी है या बीच में कोई दूसरा चीज आ गया, वो इन दोनों के बीच के फोर्स को चेंज नहीं करता, इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं बदलता, वो कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तुम्हारे बीच इतना बल लग रहा है, अगर मैं आ गया तो फोर्स में चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा, मेरे आने से तुम्हारे फोर्स पे फर्क पड़ेगा, डिपेंड करेगा, मेरे परमिशन के बिना आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम इतना फोर्स नहीं लगा सकते, इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे जरा अगर आ जाओ, ये अगर ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है, निर्वात है,
तो इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने क्या करा, इनके बीच में एयर डाल दिया, हवा आ गया। अब जैसे ही ये हवा आ गए तो हमने देखा कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है 100 न्यूटन का, ये जो है वो चेंज कर गया और ये आ गया 89 न्यूटन का, ऑलमोस्ट 90 के आसपास, 89 न्यूटन ऐसा कुछ। अब हम सोचेंगे अरे ये हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एयर आ गया। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर कर दिया, हवा को हटा के फिर इसमें क्या भर दिया, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो माध्यम था, जो मीडियम था, उस वाटर ला दिया, पानी ला दिया। तो जैसे ही हमने पानी लाया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये फोर्स चेंज होकर के 80 न्यूटन हो गया, 80 न्यूटन हो गया। ये फोर्स चेंज करते जा रहा है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कोई और मीडियम लेकर आइए। तो हो ये रहा है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है, ये जो है सो कि इस बीच में कौन सा मीडियम आ रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है, उस पर डिपेंड करने लगता है, निर्भर करने लगता है। ये कुछ समझ आया आपको? ठीक है। तो ये जो माध्यम होता है वो डिसाइड करता है, परमिशन टाइप का, कि तुम दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। अगर मैं बीच में कोई मीडियम नाम का कोई चीज हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे बीच में क्या फोर्स लगेगा। तो परमिटिविटी क्या चीज होती है, विद्युतशीलता क्या चीज होती है, परावैद्युतता क्या चीज होती है। तो दो बिंदुवत आवेश या दो जो आवेशित वस्तुएं होती हैं, उनके बीच में जो मीडियम होता है, ये उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अपना गुण है, जो ये डिसाइड करता है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच या दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? वो चेंज कर देते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से। क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को चेंज कर देते हैं। तो जो अपनी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उनका अपना गुण होता है ये चेंज करने का, उसी को हम कहते हैं परमिटिविटी, उसी को हम कहते हैं विद्युतशीलता, उसी को कहते हैं हम लोग जो है सो की क्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और उसी को हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बोलो? हाँ, अभी मैंने एक सिंबल आपको बनाया था ना ई टाइप का, तो उसको एप्सिलॉन इस टाइप का बोला था ना। इसको क्या पढ़ोगे आप? हाँ, एप्सिलॉन टाइप का आप इसको पढ़ना है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी ये देखो जरा, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने हैं हमें। तो ये क्या होता है, परावैद्युतता किसी माध्यम का वह गुण है, किसी मीडियम का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिसाइड करता है, जो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। वो अपने अनुसार डिसाइड करेगा कि अब तुम्हारे बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं परमिशन दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है। तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं था, वैक्यूम था। तो वैक्यूम की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, निर्वात नहीं होने का भी अपना एक परमिशन दे रहा है। कुछ नहीं है तो भाई ठीक है, आप जाइए। अगर कोई आ गया, कोई मीडियम आ गया, तो वो अब डिसाइड करेगा, वो अपने अनुसार परमिशन देगा कि आपके बीच कितना फोर्स लग सकता है, आप कितना फोर्स से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हो, खींच सकते हो, धक्का दे सकते हो, धकेल सकते हो। ये चीजें होती हैं। तो ये जो परमिटिविटी होती है, वैद्युतशीलता होती है, इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन पढ़ेंगे। तो इसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो जब दो आवेशों के बीच में कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता, तो एप्सिलॉन लिख के हम लोग यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। जीरो का मतलब है नॉट, यानी कि कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स में नहीं को हम किससे दिखाते हैं, जीरो से दिखाते हैं। समझ आया? तो ये हो गया, मतलब अगर दो बिंदुवत आवेशों के बीच कोई मीडियम नहीं है तो उसका जो गुण होगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से। समझ आया? ये ऐसे कहलाएगा। और जो कुछ नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं निर्वात कह लीजिए, वैक्यूम कह लीजिए, उसी को फ्री स्पेस कहते हैं, शून्य कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा लिखा हुआ मिले तो क्या समझोगे, एप्सिलॉन नॉट को बोला जा रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आकाश भी बोला जाता है, ध्यान रखना, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, आप कहीं अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म पढ़ के कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए सारे मैं बता दे रहा हूँ। आकाश भी बोल सकते हो, निर्वात बोल सकते हो, इंग्लिश में वैक्यूम बोल सकते हो, फ्री स्पेस बोल सकते हो, ये सारी चीजें बोल सकते हो। ठीक है, और सबका एक ही सिंबल है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसी मीडियम का होना नहीं होना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया, प्रभावता को दिखा रहा है। लेकिन नॉट तब लगाना है जब कुछ नहीं होगा। वही दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोगों का मान लो वाटर आ गया, क्या आ गया, पानी आ गया, तो इसकी भी अपनी एक विद्युतशीलता होगी, इसका भी अपना एक परमिशन देने का ये होगा, तो उसके लिए भी एप्सिलॉन आएगा। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। इसके बीच में अगर एयर आ गया तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे, लेकिन उसके साथ क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, एप्सिलॉन एयर। आपने 10th क्लास में अपवर्तनांक तो पढ़ा ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप वहाँ अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हो, जल का अपवर्तनांक होता है म्यू डब्ल्यू लिखते हो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिखते हो, हाँ ना बोलो।
जिस मीडियम का अपवर्तनांक लिखना होता है म्यू लगाते हो, उसके नीचे मीडियम का सिंबल डाल देते हो। अरे हाँ ना बोलो, समझ आया? ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों का आई होप अब आपको थोड़ा सा ही समझ में आया होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है समझ आया। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया होगा। अब इसको कैलकुलेट किया हमने तो इतना आया, तो के का वैल्यू हम ये बोल रहे हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताओ कि जो कूलम्स कांस्टेंट की का वैल्यू है, क्या ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, हर मीडियम के लिए फिक्स होता है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट कांस्टेंट है 9 × 10⁻9। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर वैक्यूम रहेगा तो इतना बोलेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम आया 2 पॉइंट चार्ज के बीच में तो ये तो बदलेगा, और अगर ये बदलेगा तो ये पूरा वैल्यू बदलेगा, अगर ये बदलेगा तो फिर के का वैल्यू बदलेगा। ये समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, फ्री स्पेस के लिए तो हम अगर ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं के की जगह पे, तो ध्यान में रखना है कि वो दोनों बिंदुवत आवेश कहाँ है, फ्री स्पेस में है, निर्वात में है, वैक्यूम में है, आकाश में है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? उसके बीच में एयर तक नहीं है, हवा तक नहीं है। आई बात समझ में? और पढ़ाने के क्रम में कई बार ऐसा होगा कि ये डिस्कशन और डिबेट हट जाएगा कि कोई मीडियम है या नहीं है। तो आप मोस्टली ये दिमाग में रख के चलना कि हम लोग हमेशा फ्री स्पेस में ही बात कर रहे हैं, वैक्यूम में ही बात कर रहे हैं। समझ आया? क्योंकि जब मीडियम आएगा तो क्वेश्चन मैं खुद ही राइज करूंगा, उठाऊंगा कि हाँ यहाँ मीडियम है, या क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वहाँ लिखा रहेगा कि हाँ इस मीडियम, ये मीडियम है इन दोनों के बीच का, देन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी मीडियम का एप्सिलॉन वाटर कैसे निकालेंगे? अगर मान लो कि एयर है तो उसका एप्सिलॉन एयर कैसे निकालेंगे, तो वो कहानी है, अभी हम लोग निकाल लेंगे, आसान है, उसको पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, उसके अलग फॉर्मूला होते हैं, उसके अलग कंसेप्ट हैं। लेकिन ये समझ आया आपको? तो आप मुझे बताओगे कि हम लोग जो कूलम्स लॉ लिख रहे हैं, F बराबर K इंटू Q1 × Q2/R², क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं आज से, 1/K की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो मैं नॉट नहीं लगा रहा, ध्यान से सुनो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ लिखता हूँ Q1 Q2/R²। ये नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो फिर वो फ्री स्पेस के लिए फिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, ये सबके लिए कर सकते हैं, फ्री स्पेस का होगा नॉट लगाएंगे, वाटर की होगा डब्लू लगा लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जिस मीडियम के लिए होगा उसका यहाँ पे सिंबल लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जनरल हम लोग जब भी कूलम्स लॉ लिखेंगे बेसिकली उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लिखने की ये कोशिश करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 × Q2/R²। और अगर ये लिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। समझ आया? कोई दिक्कत? प्रोसेस को नोट कीजिए, फिर इसका वेक्टर फॉर्म पे बात करेंगे। यहाँ ना एप्सिलॉन को एक चीज लिख लीजिएगा, क्या बताओ इसको क्या बोलेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हो गया, बताइए ना। चलो, अब हम लोग ये देखेंगे अभी कि जो ये कूलम लॉ है, यानी कूलम का जो नियम है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं और हमें सॉल्व करने होते हैं, तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, कूलम के नियम का सदिशीय रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो अभी जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो कूलम का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। सही है? और बल बताओ सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना आप, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोगों का जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा होगी, उसी
रेखा के अनुदिश होगा। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मान लो ये जो हमारा चार्ज है ये Q1 है और ये जो चार्ज है हमारा Q2 है, तो अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो वेक्टर है, तो उस बल की दिशा क्या होगी? तो एक काम आपको करना है, यहाँ पे एक चीज सोचनी है कि इन दोनों आवेश को आप मिलाइए। ये मिला दिया मैंने। इन दोनों बिंदुवत आवेशों को मिलाने से जो आपको रेखा मिला है, उसी रेखा के अनुदिश, उसी लाइन के अलोंग, उसी लाइन के डायरेक्शन में, उसी रेखा की दिशा में फोर्स का डायरेक्शन होगा, बल की दिशा होगा। समझ आया? यानी अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब अगर मान लो कि ये दोनों समान है तो ये धक्का दे रहा होगा, ऐसे होगा। अगर ये प्लस ले लें और ये माइनस में ले लें तो ये प्लस वाला माइनस वाला को खींचेगा, लेकिन इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा, बस अपनी तरफ हो जाएगा, इसी लाइन पे डायरेक्शन होगा। तो दोनों सेम रहेंगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और अगर ऑपोजिट रहता तो ये वाला Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाता, तीर हमको ऐसे दिखाने पड़ते, लेकिन लाइन यही रहता। ये बात आपको समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाओ। समझ आया? अगर मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ शायद आप और समझ पाओगे यहाँ से। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज ले लिया और एक चार्ज मैंने यहाँ ले लिया और मैंने बोला ये प्लस में 2 कूलम चार्ज है और यहाँ प्लस में 3 कूलम चार्ज है। बताओ ये जो 2 कूलम वाला है वो 3 कूलम वाले पे जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आप ऐसे बोलोगे? ऐसे नहीं बोल सकते आप। आपको क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को क्या करना है, एक लाइन से मिलाना है। अब इसी लाइन के डायरेक्शन, या तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा नहीं तो फिर इधर होगा। तो 2 कूलम वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, धक्का होगा, तो ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो दो बिंदुवत आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, उसी रेखा के अनुदिश या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड, या तो आगे या नहीं तो फिर उसके जस्ट पीछे जैसो कि फोर्स का डायरेक्शन होगा। डिपेंड करता है कि जो है सो कि हम लोगों का चार्जेस का नेचर क्या है, मतलब वो किस टाइप के हैं, किस प्रकृति के हैं, धनावेश है या ऋणावेश है, दोनों एक जैसे हैं या विपरीत है, ये कहानी रहेगी। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग। ये हम लोगों का Q1 चार्ज है, ये हम लोगों का Q2 है। बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मान लो आप कह रहे हो कि ये R है। मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में लिखना है मेरे को, कि जो है सो कि Q1 अगर Q2 पे फोर्स कर रहा है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा। तो देखो वेक्टर करने के लिए हमको क्या लगाने पड़ते हैं? तीर लगाने पड़ते हैं। एफ के ऊपर मैंने तीर लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये फोर्स कैलकुलेट करूं कि Q2 पर Q1 कितना लगा रहा है। तो ध्यान से सुनना और लिखने भी आपको आने चाहिए। तो जिस पर फोर्स लगेगा उसको आप लिखोगे पहले। क्या बोला मैंने? अगर Q2 पे फोर्स लग रहा है तो आप 2 पहले लिखोगे और फिर 1 बाद में लिखोगे। इसका ये मतलब हुआ, F21 का मतलब हुआ कि 2 पर लगने वाला बल 1 के द्वारा, 2 पर लगने वाला बल 1 के द्वारा, Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 के द्वारा। आई बात समझ में? क्योंकि फिर ये भी तो निकालना है कि जब 1 पर फोर्स लगेगा इसके द्वारा तो उस बार आप क्या लिखोगे, उस वक्त आप ऐसे लिखोगे, 1 पहले लिखना पड़ेगा। किस पर फोर्स लगे जो कैलकुलेट करना होगा, किस पर फोर्स लग रहा है, तो 1 पे जब लगेगा 2 के द्वारा तो ऐसे लिखेंगे, 1 पहले लिखेंगे और 2 बाद में लिखेंगे। समझ आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बीच में आप डैश नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ये तो होता ही है। आप F12 भी लिख सकते हो, लेकिन कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 12 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें वो डैश वगैरह लगा सकते हो ताकि थोड़ा सा वो स्पष्टीकरण रहे। नहीं तो ये सब तो आप किए हो ना, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ12, ये सब काम हम लोग किए हैं। ऐसा नहीं करते हैं क्या? 10th में थोड़ा बहुत तो किए ही होंगे आप। चलो कोई नहीं। तो अभी मैं एक ही का वेक्टर फॉर्म कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद करोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप करना सीख जाओगे तो आप करने लगोगे। तो मेरे को क्या करना है, इसका पढ़ो, इसको क्या, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 2 पर लगने वाला बल। हाँ, तो चलो हम पहले मैग्नीट्यूड, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो मेरे को पहले चाहिए मैग्नीट्यूड, कितना लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला आसान है, 1/4 पाई। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे वैक्यूम है, तो अगर वैक्यूम है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज के वैल्यू क्या है, Q1 Q2, तो ये रहा Q1, ये रहा Q2, और बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन चाहिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, परिमाण।
अगर इस पे वैल्यू रख के सारा कैलकुलेट करो तो आपको सिर्फ नंबर मिलेंगे और यूनिट मिलेंगे। आई बात समझ में? एक मैग्नीट्यूड मिलेगा कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन ये देखो ये क्या कह रहा है भाई, वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए हमको इधर, तो हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ से थोड़ा देर के लिए आप इसको ओरिजिन मान लो। यहाँ पे अगर मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा, ये जो जहाँ पर Q1 है, ये जहाँ पर आपका Q1 है, इसको मैं मान लूँ कि ये जो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, और Q2 यहाँ है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इस ओरिजिन से इस मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर। तो अब थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है r, इस डायरेक्शन को मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो r है, r लिख के मैं लगा देता हूँ कैप। कैसे समझना, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ध्यान सुनना, यहाँ से यहाँ तक चल के आया, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप कहोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को क्या मैं एक तीर से दिखा सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। इस तीर की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता देगा, वो उसका परिमाण हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर आर है, क्या है बोलो? तो वेक्टर आर का जो यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश, वो तो आर कैप से दिखाओगे ना। अरे बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, अभी अगर प्रैक्टिकल बात करो कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो मैं चाहूँ तो यहाँ आर कैप की जगह आई कैप भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? आई कैप से दिखाते हैं। देखो वेक्टर में जितनी सारी चीजें पढ़े हो सब काम में आएंगे, ध्यान रखना धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ही लो। तो अभी जो है सो कि हम लोग जो है अब यहाँ पर जो है सो कि हो सकता था कि ये जो Q1 है यहाँ पे है, Q2 यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता, और बीच का डिस्टेंस हम लोग ये आर ऐसे दिखा रहे होते, फिर आई कैप तो नहीं बोल पाते ना हम लोग। तो हम लोगों को जो ये वेक्टर, अगर मान लो हम इसको आर बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को वेक्टर आर बोल रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आर कैप बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? किसी भी वेक्टर को याद करो, जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका परिमाण इंटू इसका कैप। ये इसका परिमाण होता है और ये इसकी दिशा होती है। ये समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यहाँ पे ये काम कर लो आप। मैं आर कैप लगा सकता हूँ क्या? लेकिन ये जो आर कैप आपने लगाए है, ध्यान से सुनना, ये बीच का डिस्टेंस अगर आर है और हमने आर कैप अगर लगाए, तो इसका ऐसा भी तो हो सकता था, कोई पूछे कि सर ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ तो आपने बना दिया है तीर, इसलिए समझ में आ रहा है। अगर ये आप तीर ना बनाओ, इसको जरा मिटा दो आप, तो ये बात आपको कैसे पकड़ में आएगा कि वो आर कैप इधर के डायरेक्शन को बता रहा है या इधर के डायरेक्शन को बता रहा है? यहाँ तो ओरिजिन से समझ में आ रहा है। अगर ये ओरिजिन वगैरह नहीं बनाता, एक्सिस नहीं बनाता, ये दो पॉइंट चार्ज होते, बीच का डिस्टेंस आर था और मैं लिखता आर कैप, तो फिर वो आर कैप डायरेक्शन इधर बताता या फिर इधर बताता? तो फिर एक समस्या हो जाती। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो इंडिकेशन डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? ध्यान सुनना। ये क्या बता रहा है? 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा, Q2 पर लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा। तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अभी किधर है बताओ? इधर है। हाँ या ना बोलो। ये तो समझ में आएगा ना भाई। ये नहीं भी होता, एक्सिस नहीं भी होता, तो ये समझ में आता कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। नहीं आ रहा समझ में? तो ध्यान से देखो, तो ये जो डायरेक्शन है, क्या वाकई ये डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ बोला जा सकता है क्या? नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 से 2 की तरफ जाओ, तो आप यहाँ से ऐसे ही आओगे ना? छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया, छोड़ो वो सब, Q3 थोड़ा सा टेढ़ा ले ही लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये Q4। मैं बोलूँ Q3 से Q4 की तरफ जाओ, तो आप ऐसे ही जाओगे ना, ऐसे थोड़ी आ जाओगे। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इनके बीच का डिस्टेंस है r, और फिर मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अब मैं लिख रहा हूँ r कैप, तो अब इसको r को वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर ऐसे ही बना सकते हो और वेक्टर ऐसे ही बना सकते हो। तो ये r कैप किसको बताएगा, कैसे बताएगा? तो हम करेंगे क्या कि जब मुझे इधर का डायरेक्शन बताना होगा तो मैं बोलूंगा 3 से 4, यहाँ लगा दूंगा 3 और ये क्या लिख दूंगा 4, ऐसे r कैप लिख के, और इसके बगल में क्या लगा दूंगा 3 से 4। अगर इधर वाला बताना होता तो क्या लगा देता 4 से 3। नहीं समझ आया? ठीक है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, घबराइएगा मत। ठीक है, एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पे पहले प्रोसेस अच्छे से समझ लो। जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो देखो क्या लिखा गया है, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के द्वारा, और 1 इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? 1 से 2 की तरफ।
तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ, और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 है। नहीं समझ आया? अगर में आ रहा है, थोड़ा सा उनके नेचर को देख लो, लेकिन ये चीज़ें जो समझ के बताया ना मैंने, आप ऐसे आराम आराम से करना। कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो। समझ आया? तो ये इसका इनिशियल वेक्टर फॉर्म हो गया। इस पर और बात करेंगे, पहले आप नोट करेंगे जरा, इसको हेडिंग लगा लो और ये नोट करना जरा। बोलो आगे बढ़े। अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो देखिए ना होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो वेक्टर एफ है ना, इस तरीके से 1/4πε0 Q1 Q2, और ये जो आर स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो आर स्क्वायर है, इसको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा आर का क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आर क्यूब होगा ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये मिलेगा वेक्टर आर। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे कैप लगा था, मैंने वेक्टर लगा दिया, ये 1 से 2। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है, कूलम्स लॉ तो ये बोलता है कि जो दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तो फिर घन हो गया, पावर 3 हो गए, तो फिर 3 नहीं है, वो 2 ही है, बस आपको कंफ्यूज करके दिखाया जा रहा है। ऐसा दिखे तो सुनो, ये जो आपको वेक्टर आर दिख रहा है ना, इसकी कहानी ये है भाई साहब, ध्यान से सुनो। ये जो वेक्टर आपको आर 1 से लेकर 2 तक ऐसे दिख रहा है, इसका ये मतलब है आर इंटू आर 1 से लेकर 2, ये वाला कैप, ऐसा कुछ है। अभी अभी सिखा रहा था आपको कि वेक्टर आर को आप क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर का कैप, उसका परिमाण और उसका दिशा। इकाई सदिश पढ़े हो, ठीक से याद करो। मैंने बताया था कि वेक्टर में उसके परिमाण से अगर भाग दे दो तो उसकी दिशा मिलती है, कैप वाला मिलता है, हाँ या ना? ये पढ़ाया था ना भाई। तो यहाँ पे अगर ये वाला हटा दो जरा और इसका ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो एक आर इसमें से कैंसिल हो जाएगा और फिर से ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ऐसा मिले या ऐसा मिले, दोनों वेक्टर फॉर्म है। समझ आया? कोई दिक्कत? कीजिएगा, ये वाला भी थोड़ा कर लीजिएगा। आप ये चाहो तो नोट कर लेना, काम का चीज़ है, ध्यान रहेगा आपको कि कैसे हुआ है वो। बोलिए आगे बढ़े, मिटा दें इसे? ठीक, अब सुनिएगा, यहाँ पे जो है सो कि आपको क्या करना है कि जैसे छोटे छोटे नोमेरिकल पहले बेसिक सॉल्व करने हैं, आज कुछ नोमेरिकल मैं आपको भेज भी दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बेसिक बात है कि अगर कहीं आपको ऐसा मिल रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और ये लिखा म्यू और ये लिखा सी, तो इसको पढ़ेंगे माइक्रो कूलम। क्या पढ़ेंगे बताओ? माइक्रो कूलम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, 5 माइक्रो, हाँ इसको, ये जो म्यू है ना, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि इसका मतलब ये हुआ कि एक माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। कितना होता है? 10⁻⁻6, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 गुणे 10⁻⁻6। समझ आया? बस ये वाला जो है 10⁻⁻6 5 से मल्टीप्लाई करो, वो कूलम में कन्वर्ट कर जाएगा। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 5 माइक्रो कूलम जो है ये हो जाएगा 5 गुने 10⁻⁻6 कूलम। समझ आया? ये चेंज करने आना चाहिए आपको। आपको एक और ज़रूरत पड़ेगा नैनो की, तो मैं तो ये एग्जांपल देने के लिए 5 वहाँ लिख दिया था। एक नैनो कूलम, इसका मतलब हो गया आपका 10⁻⁻, एक और आपको ज़रूरत पड़ सकता है पीको कूलम। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 10⁻⁻12। कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ बोलिए, कुछ गलती कर दी मैंने? एक और आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको मिलेगा मिली कूलम। क्या मिलेगा? छोटा वाला एम होता है इसमें, ध्यान रखना, सब स्मॉल ही है। मिली कूलम में आ जाएगा आपका 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, हाँ अब कुछ नहीं आएगा, एक कूलम बराबर एक कूलम। ठीक है,
तो कूलम तो सिर्फ कूलम ही रहेगा, 1 मीटर बराबर 1 मीटर, ऐसा कुछ। तो ये सब जो है सो कि आपको रिलेशन पता होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो आप इस डेटा को नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ये है, एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी, आवश्यकता